टॉपिक चल रहा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन। इसका हम तीन पहचानने का डेफिनेशन बताए थे, तीन तरह से पहचान सकते हैं। एक तो क्या बोले थे, फर्स्ट वाला, हाँ, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा तरीका क्या बताया था, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों समझ में भी आ गया था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। उसमें भी सेम, इसमें एडिशन ऑफ क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, और दूसरा क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला वो क्या था, इसमें इसमें था इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना था, ये लोग लूज करता था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। अगर कोई एटम या भी कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो भी इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हाँ, ओह ओके थैंक्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो भी क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे समझो पहले। जैसे कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, उस टाइम पे भी हम लोग को पता चल चुका था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे कि कोई भी मेटल रहता है, मेटल, तो मेटल लोग जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज की गेन, लूज करता है। एग्जाम्पल में बोलो कोई भी एक मेटल, जैसे कि किसको ले ले, सोडियम को ही ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता था, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, 2 8 और 1, के में 2, एल में 8, एम में 1। ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि लास्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 करने के लिए या तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दान कर देगा, लूज कर देगा, ताकि लास्ट ऑर्बिट इसका एल बन जाए और उसमें 8 वो रह जाए, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, 7 को किसी के पास ले ले, किसी से 7 को ले ले। तो कौन सा करता है, जिसमें एनर्जी का ट्रांजैक्शन कम होता है, जिसमें एनर्जी का खर्च कम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल देने में एनर्जी कम लगेगा कि 7 किसी से लेने में एनर्जी कम लगेगा, एक निकाल देने में एनर्जी कम लगेगा। तो ये वाला ही लोग करता था, इसीलिए इसको बोलते थे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जैसे ही, तो क्या बन जाएगा, +1। ये बात समझ में आ रहा है, हो गया इतना। अब जैसे हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं Na और यहाँ पर ले लेते हैं Cl, ठीक। सोडियम ऐसा घूम रहा है, मान लो कहीं एनवायरनमेंट में है, तो ये होता है सॉलिड होता है सोडियम जनरली, तो एनवायरनमेंट में है। और क्लोरीन लगभग गैसेस स्टेट में मिलता है। जब एक क्लोरीन का गैस या फिर क्लोरीन आपस में आके और सोडियम के साथ मिक्स होगा, सोडियम किस लिए घूम रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। उसको क्या करना है, कोई ऐसा जन चाहिए जिसको वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर पाए, दे पाए, दान कर पाए। और क्लोरीन का जब देखेंगे हम इसी तरह से, जैसे सोडियम का देख लिए हम लोग कि सोडियम का क्या नेचर है, फितरत क्या है, इसका क्या करना है, इसको आगे जाके कैसे स्टेबिलिटी मिलेगा इसको, वैसे ही क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता था, 17, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कैसे ये सजेगा, KLMN बताओ, 2 8 उसके बाद 7, 2 8 7 हो गया 17। अब इसके पास भी दो ऑप्शन, या तो एक किसी से ले ले, या तो एक किसी से ले ले तो इधर 8 हो जाए, या दूसरा ऑप्शन है कि सातों का सातों खाली कर दे, तो भी एल में क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो फिर से बताओ एनर्जी किस में कम खर्चा होगा, एक लेने में कि सात सात निकालने में, एक लेने में। तो ये एक लेता है और ये क्या करता है, एक देता है, ठीक है। इसलिए Na प्लस हो गया था, और ये Cl क्या हो जाएगा, Cl एक लेने के बाद Cl माइनस। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो Na दिख रहा है ये अभी एटॉमिक फॉर्म में है, आयंस नहीं बना। आयन मतलब प्लस या माइनस जब लग जाता है आयन बोलते हैं। तो ये भी एटॉमिक फॉर्म में है, ये भी अभी एटॉमिक फॉर्म में है, दोनों एटॉमिक फॉर्म में है। जब दोनों आसपास आ जाएगा तो देखेगा कि हाँ हमको देना है और एक लेने वाला भी आ गया, तो ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करना स्टार्ट करेगा। जब स्टार्ट करेगा तो बीच में ऐसा कुछ होगा, यानी प्लस बन जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस, और दोनों मिल के फिर आसपास आ जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस आसपास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, मतलब आसपास आ गया। उसी आसपास आने को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। और इसी ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है कि शेयरिंग बॉन्ड है, आयनिक। और शेयरिंग वाले बॉन्ड को क्या बोलते थे, कोवलेंट। मतलब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो हम लोग ऐसे दिखा देंगे NaCl। तो फिर प्लस माइनस कहाँ गया, तो प्लस और माइनस जो भी होता है वो सेम सेम होता है। जैसे प्लस होता है 1.6 × -19 और माइनस भी उतना ही माइनस में। बात समझ में आया, जैसे प्लस कुछ चार्ज है और माइनस कुछ चार्ज है, दोनों को आसपास ला दोगे तो फिर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसलिए ये अलग अलग चार्ज भले था, पर जब पास पास आ गया तो क्या बन गया, NaCl विदाउट एनी चार्ज। ये वाला अभी था क्या, अभी था आयंस, बट अभी ये क्या बन चुका, कंपाउंड। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में क्या था, दोनों आपस में
एटम्स था या फिर बोल सकते हो एलिमेंट्स था, इंडिविजुअल एटम्स था या फिर क्या था, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। दो एलिमेंट्स आपस में मिला जब, तो पहले आयनिक फॉर्म में गया, आयनिक फॉर्म में जाने के बाद पास पास आया, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, आसपास आ जाएगा, आसपास आने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बना। जब आसपास आ जाएगा एक दूसरे का चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तब एक कंपाउंड बना देगा, तो क्या बन गया, NaCl। यहाँ पे देखो, अगर कोई पूछे कि सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? सोडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, लूज किया, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सोडियम का हुआ है। क्लोरीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया, गेन किया, तो क्लोरीन का क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन हो गया। तो इस प्रोसेस में इसका क्या हो रहा है, सोडियम का Na से जब NaCl बन रहा है तो क्या बन जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और जब Cl NaCl बना दे रहा है तो वही सेम टू सेम क्या है, रिडक्शन है। और ये टोटल रिएक्शन को क्या रिएक्शन बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये समझ में आ गया पूरा कहानी, लूजिंग और इलेक्ट्रॉन लूजिंग का और इलेक्ट्रॉन गेनिंग का। ठीक है, लिख लो इस पूरे, इस पॉइंट को लिखे हुए थे, खाली एग्जांपल लिख लेना है। डेली लाइफ, तो जनरली दो चीज़ों में डेली लाइफ में देखने को मिलता है। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है वो दो चीज़ों में देखने को मिलता है, एक मिलता है मेटल्स लोगों में और दूसरा मिलता है फूड्स में, फूड्स में। ठीक है, जब मेटल में ऑक्सीडेशन हो जाता है तो मेटल हो जाता है खराब एक तरह से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन हो जाना। तो कोरोजन एक फेनोमेना है किसका, ऑक्सीडेशन का ही ऑनवर्ड मेटल्स। जब मेटल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए तब जो इफेक्ट देखने को मिले उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। दूसरा, जब ऑक्सीडेशन किसी खाने का हो जाए, कोई भी खाना में अगर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है वो, तो उसमें जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या, हाँ रस्ट कोरोजन में ही आएगा, कोरोजन में ही एक स्पेशल केस है जब कोरोजन आयरन वाले मेटल का हो जाए, कोई भी मेटल का हो तो क्या नाम होगा, कोरोजन। आयरन में हो जाए वही कोरोजन, तो उसी कोरोजन का नाम खाली चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रस्टिंग। ये बात समझ में आया? अब डिटेल्स में समझते हैं इसको, ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो दुनिया में जितना भी हम लोग मेटल मिलता है, मैक्सिमम मेटल्स किस फॉर्म में मिलता है, क्या मेटल के फॉर्म में ही रहता है, कोई भी मेटल मेटल के फॉर्म में ही पाया जाता है, नहीं। जैसे हमको आयरन चाहिए, Fe चाहिए, तो क्या धरती हम लोग कोड़ेंगे तो आयरन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। क्या मिलेगा धरती में, आयरन का ओर मिलेगा, बहुत बढ़िया, आयरन का ओर मिलेगा। तो आयरन ओर किस फॉर्म में रहता है, आयरन ओर किस फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में। देखो कोई भी ओर जो होता है दुनिया में, कोई भी जो ओर होता है वो हम पहले भी बताए थे, या तो उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में रहता है, या तो बोलते जाओ, नहीं बोल पाओगे, सल्फाइड्स के फॉर्म में रहता है। वैसे ही अब याद आ रहा है, बताओ, नाइट्रेट्स के फॉर्म में रहता है, बहुत बढ़िया, या तो नहीं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में रहता है, या तो हेलोजन के फॉर्म में रहता है, मतलब सॉल्ट के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? कोई भी ऑक्साइड, कोई भी ओर जो होता है किसी भी मेटल का, वो मेटल खुद एग्जैक्टली प्योर मेटल नहीं मिलता अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, उसको कहाँ मिलता है पहले या सुन लो पहले, मेटल्स कोई भी चीज़ कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है। कैसे निकालना पड़ता है, कोड़ के निकालना पड़ता है, तो उसी को माइंस बोला जाता है, और माइंस से निकाला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? मिनरल्स अब कुछ भी हो सकता है, मिनरल्स मतलब कोई भी, अगर मिनरल्स तुम लोग बचपन में पढ़े थे, इसका मतलब कोई भी चीज़ जो माइन आउट किया जाता है फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, मतलब कोड़ के निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, अर्थ के क्रस्ट से, मतलब धरती से कोड़ के निकाला जाता है, सिंपल। बट तुम लोग सुने होंगे कि मिनरल एसिड भी होता है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इसका मतलब एसिड को भी निकाला जा रहा है अंदर से। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कोई भी चीज़ को अर्थ क्रस्ट अगर हम लोग निकाल रहे हैं, चाहे वो चुन्ना ही क्यों ना हो, जो चुन्ना खाते हो तुम लोग खाते हो क्या? नहीं, जो भी खाता है, मान लो कि चुन्ना पान के साथ जो खाया जाता है, या फिर पोचाड़ा किया जाता है, सुने हो ना, चुन्ना, लाइमस्टोन, वो भी अर्थ से मिलता है। वो क्या होता है जनरली, कैल्शियम, उसमें कौन सा मेटल होता है, कैल्शियम होता है। ओके, अब जैसे HCl का नाम सुने होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का नाम सुने होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सब एसिड है, और वो था एक मेटल कैल्शियम। उसके बाद आयरन एक मेटल है। सारा चीज़ मिलता कहाँ से है, धरती के अंदर से ही मिल रहा है। तो सबको कोड़ के अगर निकाल रहे हैं तो सब क्या है, मिनरल्स है। तो फिर इन लोगों को ओर्स क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा मिनरल्स सुनना, ऐसा मिनरल्स जिसमें 50% से ज़्यादा कोई मेटल का संख्या हो जाए, मेटल का संख्या हो जाए,
उस मिनरल का एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स। मतलब ओर इज अ टाइप ऑफ मिनरल ओनली विच हैव लार्जर कंटेंट ऑफ मेटल्स इन इट विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इकोनॉमिकली। मतलब उसको निकाला जा सकता है उससे ताकि पैसा बनाया जा सके। जो कंपनी लोग निकालेगा मान लो उतना मेहनत करके, उतना क्रशर, उतना मशीन वशीन लगा के फिर उससे एक्सट्रैक्ट करेगा, बेचेगा, पता चलेगा इतना जो किए काम उससे कम दाम में बेचा रहा, तो क्या कभी करेगा ऐसा? नहीं। अब मान लो वो लोग निकाल रहा है कुछ और, जैसे कि हम लोग अब इसको कोड़ेंगे, धनबाद का कोई मिट्टी को कोड़ेंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा मान लो कुछ भी ऐसे धुला निकल रहा है मान लो, उसमें क्या Fe नहीं होगा? क्या उसमें आयरन नहीं होगा? होगा। उससे अगर एक्सट्रैक्ट करने जाओगे ना, पूरा ब्लास्ट फर्नेस का सेटअप लगाएंगे, बहुत सारा लेबर्स रखेंगे, तो खर्चा आ जाएगा मेरा मान लो 10 करोड़ का। उसमें निकलेगा मान लो 20 किलो आयरन, जिसका दाम है मान लो 100 रुपया। तो इतना मेहनत करके हम क्या निकाले? 100 रुपये का चीज़ निकाले। तो ये इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि आयरन का जो कंटेंट था इस धूल में, इस मिट्टी में, वो बहुत कम था, मान लो 0.1% था। तो उसको मिनरल बोलते हैं, फिर उसको ओर नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? और कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो कोड़े हम धनबाद को जगह को छोड़ दिए, कोई और जगह चले गए, जहाँ पे कोड़े तो मिट्टी ही जैसा दिख रहा है, बट उसमें आयरन का कंटेंट है मान लो 70%। अब उतना ही काम करेंगे हम, वही सब सेटअप लगेंगे, सेम सेटअप, बट अब जितना हम खर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा का हमको क्या मिल रहा है? हम बेच पा रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे बनता है स्टील प्लांट्स, वहीं पे बनता है आयरन प्लांट्स, पिग आयरन प्लांट, मेटल प्लांट, ये सब बनता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मिनरल समझ में आता है क्या हो रहा है? क्या होता है मिनरल? किसको बोलते हैं? जो धरती से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से जिसको निकालते हैं, माइन आउट करते हैं। और किसको बोलते हैं? हाँ, जिसमें ऐसा मिनरल जिसमें मेटल का संख्या ज़्यादा हो, सिंपल, ठीक है, जो इकोनॉमिकल हो अगर एक्सट्रैक्ट किया जाए तो, ठीक। अब जो ओर है वो किसी मेटल का ही होगा, ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है इतना बात, क्योंकि तो इसका डेफिनेशन ही वही बन गया। अब अगर मेटल का बना तो मेटल किस किस फॉर्म में रह सकता है? तो वो याद रखना, किस किस फॉर्म में रह सकता है? ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, कार्बन्स के फॉर्म में, या फिर कोई हैलाइड के फॉर्म में, हैलोजन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कोई हैलाइड का फॉर्म में। ऑक्साइड का फॉर्म का मतलब जैसे कि Fe2O3 आयरन का जो ओर होता है वो किस फॉर्म में रहता है? ऑक्साइड का फॉर्म में, Fe2O3, ठीक है। वैसे ही जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो चुन्ना निकलता है, लाइमस्टोन, वो कैसे निकलता है? CaCO3 के फॉर्म में निकलता है। तो वो कैसा? ये भी मेटल है देखो, बट मेटल के साथ क्या लगा हुआ है? CO3, मतलब ये मेटल कार्बोनेट है। बट ये भी देखो Fe भी मेटल है, बट इसके साथ क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये मेटल क्या बन गया? ऑक्साइड, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, NaNO3 होता है एक, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम को निकाला जाता है इससे, मान के चलो। तो ये क्या है? ये एक मेटल है, बट इसके साथ क्या लगा हुआ है? NO3 नाइट्रेट, मतलब यहाँ पे जो मेटल है वो किससे निकाला गया? इसके नाइट्रेट के फॉर्म में है। वैसे ही हैलाइड का फॉर्म में देख लो, जैसे कि इसमें तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जैसे NaCl ही मान के चलो, सॉल्ट होता है जिससे, तो सॉल्ट से भी हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं। सॉल्ट जनरली मिल जाता है हम लोग को डायरेक्टली, अर्थ क्रस्ट से मिले या फिर नॉर्मल। अर्थ क्रस्ट से कैसे? तुम लोग जैसे हिमालयन पिंक सॉल्ट वगैरह का नाम पहले भी लिए हैं, जो कि कहाँ से मिलता है? पहाड़ वगैरह से मिलता है, फोड़ के उसको भी निकाला जाता है, अर्थ क्रस्ट से ही निकल रहा है। तो NaCl भी एक तरह का क्या है? मेटल सॉल्ट है, और एक ओर है, बोल सकते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल इसका ले लो, कि जैसे कि इसका ले लो, क्या ले लोगे इसका? H2S तो एक एग्जांपल याद आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। और क्या आ जाएगा? CuSO4 ले लेते हैं बहुत। CuSO4 ये सल्फेट का फॉर्म है, सल्फाइड नहीं है, सल्फेट है ये, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये मिल सकता है, तो इससे कॉपर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सारा का सारा क्या था? ओर था। ओर का बात समझ में आ गया? क्या लिखोगे पहले तुम लोग? इस पार्ट को लिख लो 1 2, ठीक है। 1 2 लिखने के बाद ये मिनरल वाला बात लिख लो पहले, मिनरल लिखने के बाद ओर को लिखना, ये वाला, इसको सजा के लिखो पहले, फिर आते हैं इस वाले। हम लोग दो एग्जांपल ले रहे हैं, एक ले रहे हैं एल्यूमिनियम का और एक ले रहे हैं आयरन का। पहले इसका बात करते हैं हम लोग, मेटल का, एनसीडीटी का बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दो एग्जांपल हम लोग लिए, एक एल्यूमिनियम का, एक आयरन का। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में रहता है? क्या एल्यूमिनियम के फॉर्म में रहता है? नहीं। कैसा फॉर्म में मिलता है? ये बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है, जो कि ये होता है Al2O3, ठीक है। ये बात समझ में आया? और Fe किस फॉर्म में रहता है? तो Fe हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोलाइट, ये सब के फॉर्म में रहता है, नाम है आयरन ओर का, ठीक है, जो कि है Fe2O3, Fe3O4, या फिर FeO नॉर्मल, ये सब चीज़ है, ठीक है। अब ये सब अगर अर्थ क्रस्ट में रह रहा है, इसका मतलब कि अर्थ क्रस्ट में कोई इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के ऐसा रखा गया कि अपने आप ही रिएक्ट कर गया, अपने आप रिएक्ट कर गया, मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब पता है? याद है? भूल गए? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या था? हाँ, अपने आप होना। ऐसा कोई भी रिएक्शन जो कि अपने आप हो जाए,
वही है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब ये जो है अर्थ क्रस्ट में पहले से ही है, इसका मतलब ये अपने आप होना चाह रहा है ऐसा, मतलब ये इस फॉर्म में स्टेबल है, तभी तो ऐसा होकर रखा हुआ है ना पहले से, सदियों से, करोड़ों करोड़ों साल से ऐसा पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसी फॉर्म में क्या है, स्टेबल है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट बैठा के बहुत सारा इंडस्ट्रियल रिएक्शंस करके इंडस्ट्री में फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्योर एल्यूमिनियम में, प्योर एल्यूमिनियम में। तो क्या ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? ये, क्योंकि इसको स्पॉन्टेनियसली नहीं निकाला गया है, इसमें करने के लिए बहुत तामझाम करना पड़ा, तब जाके ये हुआ। ये होना नहीं चाह रहा था, ये रो रहा था कि नहीं नहीं हमको ये नहीं होना, हमको यही रहना है, बट फिर भी करना पड़ा ना उसको। तो ये क्या चाहेगा, इसको मौका मिलते ही क्या यही रह जाएगा कि वापस वहां चला जाएगा? वहां चला जाएगा। भले उतना पहले जैसा नहीं बन पाएगा, बट वो चाहेगा ना कि चलो ऑक्सीजन मिल गया तो कहीं ना कहीं ऑक्साइड बना ही लेते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अब एल्यूमिनियम को जैसे हम लोग यूज तो कर ले रहे हैं, जैसे बाल्टी बना दी मान लो एल्यूमिनियम का, बट अब बाल्टी बना तो दी है, बट कहीं पे भी इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वापस उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर से Al2O3 बना देता है। मतलब एक लेयर ही भले बनता है, पूरा का पूरा ऑक्साइड नहीं बन जाता वापस, ठीक है, बट एक लेयर ही वापस क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला जो हुआ यहाँ पे, यहाँ से जो यहाँ आया, इसी को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का क्या हो गया, कोरोजन हो गया। बात समझ में आया क्या? और कोरोजन का मतलब, अब कोरोजन का मतलब जरूरी नहीं कि वो अपना ही इस फॉर्म में चला जाए, वो किसी भी फॉर्म में जा सकता है, बट अपना प्योर फॉर्म में ना रह के किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ भी बन जा रहा है। जैसे अगर एल्यूमिनियम को हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो जो भी चीज़ बनेगा फिर से एल्यूमिनियम का क्या बन गया, कोरोजन हो गया। क्या बनेगा वैसे तुम लोग बताओ अभी? ये Al किस फॉर्म में रहता है, Al3+ के फॉर्म में रहता है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं Al3+। और HCl कैसे टूटता है, H+ और Cl-। तो Al3+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, H+ के साथ कि Cl- के साथ? ऊपर से पार हो रहा है, ओके। पहले इतना कहानी समझ में आया, ये बताओ, ये लाइन तक क्लियर था ना? ये खाली हम ये बताए कि एल्यूमिनियम क्या हो चुका, उसका कोरोजन हो चुका। कैसे कोरोजन हो चुका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कोरोजन हुआ, ठीक है। बट हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके कोरोजन हो, वो कोई एसिड डाल दोगे तो भी उसका कोरोजन हो सकता है। मतलब अपना जो प्योर फॉर्म है एल्यूमिनियम का, प्योर फॉर्म, उससे उसके अलावा किसी के साथ भी रिएक्ट करके कुछ और चीज़ अगर बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोरोजन हो गया है उसका। तो उसी का एक एग्जांपल लिए कि मान लो एल्यूमिनियम को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, उसमें एसिड डाल दे रहे हैं HCl का, ठीक है। तो HCl टूट जाएगा। HCl किस में टूटता है, H+ और Cl- में। और एल्यूमिनियम क्या चाहता है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और एल्यूमिनियम चाहता है ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है। ये विश्वास नहीं हो रहा है क्या? एल्यूमिनियम का बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता था, 13। इसको सजाएंगे तो कैसे सजेगा, 2, 8 और 3, मतलब ये 3 देना चाहेगा ना, ऑब्वियसली देना चाहेगा, मतलब क्या हो जाएगा 3+, इसलिए यहाँ पे Al3+ लिख दिए। अभी जो Al3+ है किसको अटैक करेगा, H+ को कि Cl- को? Cl- को। यही चीज बोल रहे थे कि ये कैटायन है, ये इसको अटैक करेगा। तो Al3+ और Cl- मिलकर क्या बनाएगा, AlCl क्या, ये क्रिस क्रॉस करो, क्रिस क्रॉस, सब भूलते जा रहे हो तुम लोग। Al मतलब +3, Cl मतलब -1, Cl मतलब -1 ना, ये क्रिस क्रॉस होगा तो Al में आ जाएगा 1 और Cl में आ जाएगा 3, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ क्या बना, क्या बन गया, AlCl3, AlCl3। हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, तो H2H2 कुछ बनाएगा, रिलीज हो जाएगा गैस, ठीक है, वो सब रहने दो। बट यहाँ पे भी क्या हुआ एल्यूमिनियम का, क्या कोरोजन हुआ, कह सकते हैं हुआ। बट पहला केस में किसके साथ रिएक्ट किया था, ऑक्सीजन के साथ। दूसरा केस में किसके साथ रिएक्ट किया, कोई एसिड के साथ। मतलब एल्यूमिनियम सिंपल भाषा में अब क्या, इसका समअप क्या हुआ, कोई भी अगर प्योर मेटल है वो किसी के साथ भी रिएक्ट करके अगर अपना प्योर फॉर्म को चेंज कर लेता है और किसी और फॉर्म में आ जाता है, तो वो सारा फॉर्म क्या हो गया, कोरोडेड चीज़ हो गया। और एल्यूमिनियम का क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है। इतना बात कंक्लूजन समझ में आया? प्योर फॉर्म ये नहीं, तो प्योर फॉर्म मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम हो उसमें। ये है ओर का प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म मतलब बोल सकते हो कि अर्थ क्रस्ट वाला फॉर्म, स्टेबल फॉर्म है, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए, क्या, स्टेबल फॉर्म। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ही खुश है, ठीक है, बट प्योर नहीं है, ऑक्सीजन है लगा हुआ, चिपका हुआ उसके साथ। बट हम लोग को अपना डे टू डे यूज़ के लिए एल्यूमिनियम का कैसा फॉर्म चाहिए था, प्योर फॉर्म, मतलब उसमें एल्यूमिनियम हो और कुछ भी ना हो, ऐसा चाहिए था। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग क्या किए, कुछ कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस किए जिससे कि इसको प्योर कर लिए, रिफाइन करके। ये सब फिर से पढ़ोगे अकरेंस ऑफ मेटल्स में, जब चैप्टर 3 पढ़ोगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में आ गए। फिर एल्यूमिनियम क्या देखा यहाँ पे कि मेरा तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा हो चुका था ऑक्टेट, ऑक्टेट पूरा हो चुका था। यहाँ पे पूरा है क्या, ऑक्टेट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अभी देना है इसको। जैसे ही मौका मिलेगा वो क्या बना लेगा, ये बना सकता है, ये बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, बहुत सारा चीज़ बना सकता है एल्यूमिनियम,
ठीक है, तो हर चीज़ क्या हो जाएगा, एक तरह का प्रोसेस कोरोजन वाला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, जैसे कि देखो हम यहाँ पे पहने हुए हैं, दो चीज़ यहाँ दिख रहा है, एक दोनों अलग अलग मेटल है, ये है आयरन और ये है सिल्वर। ठीक है, ये सिल्वर जो है थोड़ा सा स्टेरलाइन सिल्वर है, तो इसमें क्रोमियम ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है ना, अगर तुम नॉर्मल एकदम प्योर सिल्वर खरीदोगे, एकदम प्योर सिल्वर जिसमें ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं होगा, 22 कैरेट सिल्वर खरीदोगे मान लो, ठीक है, तो तुम ऐसे रिंग पहन लेना और 2-3 महीना बाद देखना वो रिंग जो है ब्लैकिश कलर का हो गया है। हाँ, नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही हो जाता है वो। सिल्वर का जब ऑक्साइड बन जाता है ना, तो सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, तो ये ब्लैकिश का एक लेयर बन जाता है। शुरू अभी देखो ये चमक रहा है ना, अभी सिल्वर का, ये प्योर सिल्वर का कलर यही है, सिल्वर कलर, सिल्वर का खुद ही एक कलर है, सिल्वर कलर है कि नहीं। बट जब अगर प्योर सिल्वर होता तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता और क्या बना देता, सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक, तो ये थोड़ा दिन बाद क्या बन जाता, ब्लैकिश हो जाता, तो फिर उसको चेंज करना पड़ता या वॉश कराना पड़ता, कुछ भी कराना पड़ता है। इसलिए आजकल कंपनी क्या करता है, उसी में क्रोमियम मिला देता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही करने नहीं देता है इसको। ऊपर का जो लेयर है ना, कोटिंग है, उसमें कोई और मेटल का कोटिंग है मान के चलो, जो कि सिल्वर के साथ रिएक्ट होने ही नहीं दे रहा है, जिसके वजह से ये सिल्वर का जो कलर है वो ब्लैकिश होगा ही नहीं, 2-3 साल 4 साल ये ऐसे ही रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये है मेटल, ये Fe है, ये सिल्वर था, सिल्वर का बात समझ में आ गया, ये ब्लैकिश होता कलर चेंज होने पे, कोरोजन होने पे। ये है आयरन, इसका कलर अगर चेंज होता तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता। ये हुआ भी है हल्का सा, क्योंकि इसी हाथ से मान लो हम खाना खाते हैं, धोते हैं, जो भी करते हैं, पानी लगते रहता है, तो हम अभी वही चेक कर रहे थे इसमें हुआ कि नहीं, इसमें हल्का हल्का स्पॉट पड़ा है, इधर देखोगे तो रेडिश स्पॉट पड़ा है, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, सही है। तो रेड स्पॉट पड़ा है, तो इससे पता चला रेड स्पॉट, अगर ये ब्लैक स्पॉट होता तो तुम लोग पता करते अच्छा ही, तब तो ये सिल्वर रिंग होगा। बट ये रेडिश ब्राउन कलर का स्पॉट पड़ा है, तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या होगा, पक्का एक आयरन वाला रिंग होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें होगा, पता नहीं कभी होगा, तुम लोग दिखाएंगे। हाँ, तो आयरन वाला जब Fe2O3 बना लेता है या Fe3O4 बना लेता है, उसका ऑक्साइड बन जाता है, तो उसको भी कोरोजन ही बोलते हैं, बट उसका एक स्पेशल नाम क्या रखा जाता है, स्पेशल रस्ट। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O, मतलब उसमें कुछ मॉइस्चर भी रहता है साथ में, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर सिंपल बोलो कि उसमें कुछ मॉइस्चर अवेलेबल होता है। ठीक है, अब क्या क्या लिखना है सुनो, ये सबको, हाँ बोलो। एक्स डिनोट करता है कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना पार्ट है, हो सकता है 10H2O, हो सकता है 7H2O, हो सकता है 3H2O, कुछ भी नंबर, खुद से नहीं, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है, कितना मॉइस्चर था उस जगह में और कितना वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बना, वो नहीं पता चलेगा क्लास 10 में। क्लास 10 में बस पता करना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन में या फिर अलग अलग पैराग्राफ में तुमको एक्स का वैल्यू अलग अलग दिखते रहेगा। जनरलाइज फॉर्म में हम लिखें कि XH2 रहता है। ठीक है, रश का फॉर्मूला। अभी ये सब लिखने का जरूरत नहीं है जो अभी यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, ये समझ में आ गया, दिमाग में रखो। हटाते हैं मेटल, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ इट्स सराउंडिंग, ब्रैकेट में लिख लेना एयर, मॉइस्चर, एसिड, etc, किसी के साथ भी रिएक्ट करे, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू इट्स corroded form, and the process is called corrosion. When get corroded, converts in blackish color of silver oxide layer. नंबर 1। नंबर 2 में लिखना when copper plates reacts with some acid, it turns, कौन सा कलर में कॉपर प्लेट देखे हो तुम लोग टर्न होते हुए कलर, हाँ सही बोले। तुम लोग अभी कभी कोई भी अगर कॉपर का थाली देखे हो जो जनरली पूजा वगैरह में यूज़ होता है, तो देखना वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। तो कोई भी एसिड, कोई भी मतलब सार चीज़, जैसे कि मान लो तुम रख दिए हो नींबू, वो वाला नींबू जो प्रसाद में चढ़ता है, बड़ा वाला नींबू, नहीं क्या बोलते उसको, संतरा, ओके, तो संतरा उसमें रख दिए हो, ठीक है, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
मेटल के साथ, कॉपर के साथ, और वो कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर का सल्फेट में, जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। तो देखना फिर वो ग्रीन कलर का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ धब्बा आ जाता है कॉपर का प्लेट में। तुम लोग देखो कभी कि नहीं देखे? नहीं देखे? ओके, दैट इट टर्न्स ग्रीनिश, ग्रीनिश, बस ये लिख लो। दो दो एग्जांपल लिखो कोरोजन का। वो जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब H2O और O2 ये दोनों मिला के क्या बनता है, मॉइस्चर। तो वो क्या बना देता है, वो बना देता है ये Fe2O3 डॉट XH2O, और यही क्या है, रस्ट है, ये है रस्ट। ये बात समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन का बात आए, डेफिनेशन कुछ भी लिखना, रिएक्शन जब लिखना जरूर एकदम, ठीक है? नंबर इसमें भी है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। पहला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एडिंग अ लेयर ऑफ जिंक या फिर कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, जो भी लिखो, इनटू द मेटल सरफेस। बात मत करो, लिखो, ध्यान दो। कुछ डाउट आ रहा तो पूछो एक दूसरे का, अपना तो पूछ नहीं पाओगे। दूसरा है बाय पेंटिंग। ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग। थोड़ा सा अलग से, कि बाय एडिंग some impurities to metal, example निकल, क्रोमियम, etc। जब मेटल को बना रहे होंगे उस टाइम पे ही अगर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दिया जाए मेटल में, जैसे कि निकल, क्रोमियम, ये सब, तो वो सब भी कोरोजन से बचा लेता है। जैसे कि ये सिल्वर वाला एग्जांपल दिए थे, इसमें क्रोमियम मिला हुआ है तो इसमें अभी जल्दी से ब्लैकिश नहीं होगा। एसिडिटी मतलब क्या होता है, खाना का सड़ जाना। जब खाना में ऑक्सीडाइज हो जाए, कोई भी खाना अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो फाउल स्मेल दे देता है, सड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है? व्हेन फूड आइटम्स, ये सब चीज़ देखने में लुक्स हॉरिबल भी है, देखने में भी हॉरिबल सा हो जाता है, बट उसको लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, और प्रिजर्वेटिव्स सुने हो ना, प्रिजर्वेटिव्स यूज कर सकते हैं। नंबर 4, और क्या, स्टेबल गैसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह सब कुछ। तो एंटीऑक्सीडेंट्स, अब एक एक करके चारों पांचों समझते हैं। क्यों सड़ता है जनरली, दो चीज़ों से सड़ता है, एक तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके सड़ जाता है, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सड़ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किस तरह से आता है, तो वही इन्वायरमेंट से ही आता है, इसलिए सड़ता है, ठीक है? पहला चीज़ बोला है कि एयर टाइट कंटेनर से, तो एयर टाइट कंटेनर हो गया तो क्या होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ मॉइस्चर या सराउंडिंग्स होगा, ऑक्सीजन का मात्रा कम रहेगा, मॉइस्चर का मात्रा कम रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कम ये होगा, प्रोड्यूस होगा, जो भी पनपता है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए इसका लाइफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? तो इसमें क्या हो रहा है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ मॉइस्चर विल इंक्रीज लाइफ ऑफ फूड, इंक्रीज द लाइफ ऑफ फूड, ठीक है? पहला बात समझ में आ गया। दूसरा, फ्रीजिंग करने से क्या होता है, ठंडा करने से क्या होता है, फ्रीज में रख देने से क्या होता है, बोलो, ठंडा हो जाता है हमको पता है, उसके अलावा क्या होता है, फ्रीज में रखने से ठंडा होने के अलावा क्या होता है, ये बताओ। वो चीज़ बताए थे डिफ्यूज़न वगैरह क्लास 9 वगैरह में, कि जब डिफ्यूज़न उसमें घट जाता है फ्रीजिंग करते हैं तो, जैसे एक चिकन का एग्जांपल दिए थे, अगर गरम गरम बन रहा होगा कहीं पे भी, दूर से हम लोग के पास महक आ जाएगा कि कहीं से बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गर्म है अगर, तो पार्टिकल्स, इसका मतलब वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा है, और अगर वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा है तो एक दूसरे से टकरा के एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर कर रहा है, और इस वजह से ज़्यादा दूर तक वो क्या हो रहा है, ट्रेवल कर पा रहा है, डिफ्यूजन हो के मेरे पास आ जा रहा है। मतलब उस रूम में अगर चिकन बने गर्मा गर्म, तो मेरे इस रूम तक आवाज़ नहीं, क्या बोलते उसको, हाँ, स्मेल आ जाएगा, ठीक है? बट उसी को अगर रेफ्रिजरेट कर दिया जाए, तो इसका मतलब वहाँ से कुछ वेपर्स या फिर उससे कुछ एनर्जी या फिर उससे कुछ पार्टिकल्स निकल नहीं पा रहा सही से,
हो सकता है निकल रहा है स्मेल, स्मेल जो है, बट उसका जो एनर्जी है वो बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम का मतलब क्या? टेम्परेचर कम का मतलब क्या? कि उसका काइनेटिक एनर्जी कम है। ये बताए थे पहले भी कि किसी चीज़ को अगर हीट कर रहे हो, जैसे पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी का जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या होने लग रहा है, जैसे हीट सप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ जा रहा है? उस पानी का मॉलिक्यूल्स में जा रहा है। पानी का मॉलिक्यूल्स एनर्जी को क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मतलब वो दौड़ते रहेगा इधर से उधर, फिर इसको देगा, ट्रांसफर करेगा, ये भी दौड़ते रहेगा, फिर सारा दौड़ते रहेगा, ऐसा ऐसा, तो पूरा पानी खौलने लग जाएगा। यही हो रहा है ना? तो जो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम उस जिस पे हीट दे रहे हैं ना, उसका मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, उसको जल्दी, उसका मोबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? सोच पा रहे हो? ठीक है। और अगर हीट घटा दे रहे हैं धीरे धीरे, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जा रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी पानी क्या हो रहा है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है आराम आराम से मोशन कर रहा है। ठीक है। अब उसको अगर रेफ्रिजरेट कर दोगे, उसका मोशन और स्लो मोशन में हो जाएगा, स्लोमो वीडियो जैसा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम धीरे धीरे। अब उसको डीप फ्रीजर में रख दोगे तो स्टक हो जाएगा। स्टक हो जाएगा मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया पूरा चीज़? तो यहाँ पे जैसे ही वो चीज़ हो रहा है कि फ्रीज जैसे ही कर रहा है कोई भी खाना को, तो उसका जो मान लो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हो रहा था, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा था, तो वो लोग एक तरह से क्या हो जाता है, नो ब्रीडिंग, नो रिप्रोडक्शन, चुपचाप रह जाता है एक तरह से, तो वो बढ़ नहीं पाता है। और बढ़ नहीं पाता है, इस वजह से खाना बहुत देर तक सही रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर अगर तुम घटा दोगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होगा, या फिर जो उसका खाने वाला प्रोसेस होगा, या मॉइस्चर का जो रिएक्शन वाला प्रोसेस होगा, कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो उसमें हीट देते हैं तो वो जल्दी रिएक्शन हो जाता है। तो मान लो खाना के साथ ऑक्सीजन या मॉइस्चर रिएक्ट कर रहा है और हीट में हो रहा है वो चीज़, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। बट वही खाना और वही मॉइस्चर अब हीट में नहीं है, अब ठंडा में है, उसका एनर्जी नहीं मिल पा रहा है रिएक्शन होने के लिए, तो रिएक्शन स्लोअर रिएक्शन होगा कि फास्ट रिएक्शन होगा? स्लो रिएक्शन होगा। स्लो रिएक्शन मतलब स्लोली खराब होने वाला है। समझ में आ गया? ओके। एज टेम्परेचर डिक्रीजेज, द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी, प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, दैट इज, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज रिएक्शन विथ मॉइस्चर डिक्रीजेस। तुम लोग अलग अलग लिखते जाओ, एक एक लाइन करके जाता है उसको। तो इस दोनों का पॉइंट एक साथ ही लिख रहे हैं, मान के चलो कि प्रिजर्वेटिव्स क्या करता है। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब जो प्रिजर्व करके रख सकता है फूड को, जैसे कि पिकल्स वगैरह में, अचार वगैरह में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, जो खरीदने वाला, जो हम लोग घर पे बनाते हैं वो नहीं, उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, तो वो जल्दी खराब हो सकता है। बट तुम जो बाजार से खरीद के लाओगे, और वो अगर सील जो नहीं खोलो, मतलब मान लो, ठीक है, उसको रख दो, 2-3 साल ऐसे रख दो, सही रहेगा, वैसे ही रहेगा। 2-3 साल रख दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या डाला हुआ रहता है? प्रिजर्वेटिव डाला हुआ रहता है। और खतरनाक चीज़ बताए थे तुम लोगों को कभी, कि जैसे घर पे फ्रेंच फ्राइज अगर बनाते हो, बताए थे कभी ये? तुम ही लोग को बताया था ना, किसी को तो बताया था, पता नहीं। तो घर पे अगर मान लो फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो, फ्रेंच फ्राइज पता है, तो वो बना रहे हो घर पे और रख दे रहे हो 1-2 दिन के लिए, देखना जल्दी से खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसका जो पीलापन है वो धीरे धीरे काला हो जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा आलू तुम्हारा। बट वही तुम लेके आओ, कहाँ से, कहाँ मिलता है अच्छा फ्रेंच फ्राइज? फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, और उसको रख दिए मस्त, वो पता है कितना दिन रहेगा सही? कम से कम 2-3 महीना, 2-3 महीना वो सही रह जाएगा। तो तुम घर पे बना रहे हो, खुला हुआ भी रखो तो भी, कंटेनर में रख दो तो और 6 महीना सोच लो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तुम घर पे बना रहे हो, अच्छा तेल से बना रहे हो, ठीक है, सबसे बेस्ट तेल सरसों का तेल होगा मान लो, या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हो, सबसे बेस्ट कैटेगरी का आलू यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो कढ़ाई यूज़ कर रहे हो एकदम साफ़ सुथरा कढ़ाई है, सब कुछ सही है, फिर भी वो 2-3 दिन में सड़ जा रहा है, एकदम काला पड़ जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है। बट वहाँ तो लोग क्या उससे अच्छा तेल से बना रहा है? कुछ ऐसा क्या कर रहा होगा कि इतना महीना टिक जा रहा है? तो लोग प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहा है, इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहा है, इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहा है कि 6-6 महीना ठीक खराब ही नहीं हो रहा वो। तो वो देखो, वो सही है एक तरह से, उसके लिए, उसके बिजनेस के लिए सही है, बट क्या हम लोग के हेल्थ के लिए सही है? नहीं, क्योंकि हम लोग साथ में ज़्यादा क्या खा रहे हैं आलू के साथ? जितना नहीं आलू है उसमें, उससे ज़्यादा क्या है उसमें? प्रिजर्वेटिव्स है। और प्रिजर्वेटिव्स स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, और स्टेबल चीज़ हम लोग के शरीर में जो जाता है, तो समझ लो स्टेबल चिपक जाता है कहीं, क्योंकि स्टेबल है ना। जो स्टेबल नहीं होगा, जैसे खाना स्टेबल नहीं है, वो भाई रिएक्ट वैक्ट करेगा, डाइजेस्ट होगा, निकल लेगा, ठीक है, या फिर एसिमुलेट हो जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा, खून वून बन जाएगा, और बाकी जो भी कचरा चीज़ है वो निकलने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्टेबल नहीं है। बट कोई अगर स्टेबल चीज़ है तो वो रह जाएगा, कहीं चिपक जाएगा। जैसे कि तुम लोग मान लो, हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि एक तरह का कोई भी तुम लोग वो खा रहे हो, कोई भी फैट्स खा रहे हो, डायरेक्ट फैट्स, जैसे कि कोई एनिमल फैट, जो चर्बी होता है ना, चर्बी, जैसे मटन खा रहे हो, उसमें चर्बी होता है, चर्बी खा ले रहे हो मान लो, एक तरह का स्टेबल चीज़ है, वो शरीर में रह जाता है, और वही आगे जाके बीमारी ब्लॉकेज वगैरह कर देता है, क्योंकि वो लोग शरीर में बाहर निकल ही नहीं पा रहा है टॉक्सिक चीज़ें।
समझ में आ रहा है? तो वही प्रेजर्वेटिव भी वही कर रहा है, वो इतना स्टेबल चीज़ है कि तुम्हारे शरीर में रह रहा है और तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, उसको खोखला कर रहा है, शरीर को खराब कर रहा है अंदर से। प्रेजर्वेटिव खराब चीज़ है, समझ में आ रहा है? तो प्रेजर्वेटिव क्या कर रहा है, समझ में आया क्या? एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट बहुत तरह का होता है, जिसका एग्जांपल हम एक ले रहे हैं जो कि बहुत फेमस है, सोडियम बेंजोएट। तुम कोई भी चीज़ देखोगे, कोई भी पैकेट्स खरीद रहे हो, चाहे स्मार्ट पॉइंट से खरीद रहे हो, चाहे कहीं से भी कोई भी मॉल से खरीद रहे हो, उसका पीछे का इंग्रेडिएंट्स देखना, सारा देख लेना, जो भी अच्छा अच्छा चीज़ होगा ग्रीन कलर का पैकेट होगा, बट लास्ट में अगर लिखा होगा सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव्स, तो मत खरीदना, रख देना उसको वापस, क्योंकि उसमें सोडियम बेंजोएट है, प्रिजर्वेटिव है, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो मिलाया है इसलिए क्योंकि अगर वो बना दिया एक बार प्रोडक्ट और 4-5 दिन के अंदर अगर कोई ग्राहक नहीं खरीदा, कोई कंज्यूमर नहीं खरीदा, तो उसका तो लॉस है ना। इसलिए वो क्या करता है, भर भर के प्रिजर्वेटिव डाल देता है कि अब बना दिए तो बना दिए, अब 2-3 साल में कोई अगर खरीदे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे लिए खराब है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। तो अगर कोई भी चीज़ अच्छा हेल्दी चीज़ दिखे, हेल्दी भी टेस्टी भी ऐसा कुछ भी दिखे, तो पीछे देखना, आगे लिखा होता है हेल्दी भी टेस्टी भी, पीछे लिखा रहता है असलियत। आगे जो रहता है ना हेल्थ भी टेस्ट भी, वो है मार्केटिंग, और पीछे जो लिखा रहता है वो है असलियत। असलियत में लिखा रहता है कि डू नॉट यूज दिस, ऐसा बहुत सारा चीज़ लिखा रहेगा। और उसमें प्रिजर्वेटिव खास करके देख लेना ये है कि नहीं, सोडियम बेंजोएट अगर है तो रहने देना, ठीक है। वो लिखना पड़ता है, वो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि आपको सच्चाई लिखना पड़ेगा। तो लोग सच्चाई को इतना छोटा छोटा लिख देता है और झूठ बात को बड़ा बड़ा लिखता है कि या 10 रोटी का स्वाद या फिर 10 रोटी का हेल्थ, ऐसा लिख देता है। तो लोग तो खाली जो अनपढ़ लोग होते हैं या फिर जो नहीं पता जिन लोगों को, वो लोग सिर्फ फ्रंट पैकेजिंग देखते हैं कि रोटी 3 गो रोटी का शेप बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, मतलब हम एक खाएंगे वो जो चीज़ है, टेस्ट भी हेल्थ भी, हम नाम नहीं ले रहे क्योंकि ये अपलोड होने वाला है। तो टेस्ट भी हेल्थ भी मान लो लिखा हुआ है और 3 रोटी बना हुआ है, अगर आटे का गुण है इसमें, तो लोग ले लेता है और अपने बच्चों को खिला रहा है। वो आटे का सोच रहा है उसमें रोटी का गुण तो आ ही जा रहा है, नाश्ते में रोटी ना खिला के उसको खिला दो वही टेस्ट भी हेल्थ भी वाला पीला वाला पैकेट, समझ रहे हो? हाँ ओके। तो तो उसके अगर सच्चाई जानना है तो उसका फ्रंट पेज पढ़ो ही मत, कोई भी चीज़ खरीदने जाओ उसका पीछे वाला पैकेट, पीछे का साइड पर पढ़ो, जिसमें छोटा लिखा रहता है, उसमें सारा इंग्रेडिएंट्स लिखा रहेगा, स्टार मार्क दिया रहेगा, हैशटैग दिया रहेगा कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, बच्चों को मत खिलाइए, सारा चीज़ लिखा रहेगा। बोलेगा ये भी लिख देगा कि उस वाले पैकेट में जो लिखा हुआ है वो बस मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, सब चीज़ लिखा रहता है, टोटल चीज़ लिख देता है वो लोग। बट किसी को उतना छोटा चीज़ पढ़ने का मन थोड़ी करता है, सब कोई ऊपर वाला चीज़ पढ़ता है जो फ्रंट पेज में दिखा रहता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये याद रखना, सोडियम बेंजोएट। स्टेबल गैसेस में कौन कौन आता है? तो हीलियम भी आता है, तो हीलियम है नोबल गैस, ठीक है, और स्टेबल भी है, सुन लो थोड़ा सा उसके बाद लिखते रहना। और नाइट्रोजन भी आता है, N2। क्या N2 एक नोबल गैस है? नोबल गैस का मतलब क्या होता है? महान गैस नहीं, नोबल गैस का मतलब ऐसा गैस, यहाँ साइड में लिखते हैं, नोबल गैसेस आर स्टेबल, नोबल गैसेस आर स्टेबल। और ये लोग किसका कहाँ पे रहता है? ये लोग ग्रुप 18 में रहता है इन अ पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें ग्रुप 18 में रहता है। जब सबसे लास्ट वाला लाइन दिख रहा होगा, तुम लोग को दिख रहा है लास्ट वाला लाइन, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? He मतलब हीलियम, उसके नीचे ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है? Ne मतलब नियॉन भी एक तरह का क्या है? नोबल गैस है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? Ar आर्गन, ठीक है, आर्गन में एक तरह का क्या है? नोबल गैस। अब नहीं दिख रहा है? एक्सन, Ar के बाद एक्सन है क्या? एक्सी है क्या? ऐसे क्रिप्टॉन है, ठीक है। तो क्रिप्टॉन भी एक तरह का क्या है? नोबल गैसेस है, मतलब जो भी उसका लाइन बाय लाइन दिख रहा होगा सारा क्या है? नोबल गैसेस है। और नोबल गैसेस एक तरह का कैसा गैसेस होता है? स्टेबल गैसेस होता है। ये बात समझ में आया? बट नाइट्रोजन देखो, अगर हम He का बात करें तो ये सिंगल एटम है ना, ये मॉलिक्यूल है, क्या है? एटम है, ठीक है। अगर हम जेनॉन का बात करें, अगर हम आर्गन का बात करें, अगर हम नियॉन का बात करें, ये लोग सारा का सारा नोबल गैसेस है और स्टेबल गैसेस भी है, ठीक है। लाफिंग गैस तो नहीं है, तुम हंस क्यों रहे हैं? जोक बोली? तुम जोक बोले? नहीं, जोक कौन बोली? हाँ हाँ हाँ, ये सबका जीरो होता है, बहुत बढ़िया। जैसे एग्जांपल लेते हैं नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। तो इसको अगर सजाओगे तो 2, 8 और क्या आ जाएगा? कुछ नहीं। तो लास्ट ऑर्बिट पे कितना दिख रहा है इसका? 8, मतलब इसका पहले से क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब ये क्या है? स्टेबल है। मतलब ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, ऐसा कुछ आएगा क्या? नहीं। मतलब इसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन लेना है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, अपने आप में खुश है। कभी नियॉन का तुम ऐसा नहीं देखोगे कि Ni2O3 Ni3O4
या फिर Na2 Na3 कुछ भी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि Na होता है, Na के साथ कोई रिएक्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि Na अपने आप में क्या है, खुश है, स्टेबल है। बात समझ में आया? इसलिए लोग स्टेबल गैसेस है। बात समझ में आ गया? अब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे? N2, ये क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है? नाइट्रोजन एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है ना। तो नाइट्रोजन अकेला अकेला जब था तो एटम था, तो जब अकेला था तब क्या ये स्टेबल था? नहीं था। तो नाइट्रोजन अकेला जब था स्टेबल नहीं था, बट नाइट्रोजन अपने साथ ही बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड के स्ट्रक्चर पे मत जाओ, कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ेंगे तो जान लेंगे। बॉन्ड बना लिया अपने साथ, तो क्या बना दिया? N2 बना दिया। अब ये दोनों साथ में इकट्ठे क्या बन चुका है? स्टेबल बन चुका है। ठीक है। तो अब लेज का पैकेट, ओके, तो लेज का पैकेट में हम लोग अब जो क्रिस्पीनेस है लेज का, उसको अगर बरकरार रखना सालों साल, क्योंकि एक बार बना दिए तो उसको अगर घर पे बनाए चिप्स तो क्या होगा, 2-3 दिन के अंदर महरा जाएगा, अजीब सा लगेगा, क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगा, जल्दी से खाना पड़ेगा 1-2 घंटे के अंदर, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें सालों साल एक पैकेट बना दिया, जिंदगी भर रह रहा है, क्योंकि जितना उसमें नए पोटैटो चिप्स नहीं रह रहा है, उससे ज़्यादा अमाउंट में क्या रह रहा है? नाइट्रोजन गैस रह रहा है। अब उसके पास 2 ऑप्शन था कि नाइट्रोजन गैस भर दो या तो हीलियम, ज़ेनॉन, आर्गन, नियॉन ये सब भर दो, बट वो नाइट्रोजन गैस प्रेफर किया। ऐसा क्यों? रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी, ये भी स्टेबल है, ये लोग भी स्टेबल है, इजीली अवेलेबल है और चीप है, सस्ता है। ये नोबल गैसेस रेयर गैसेस है, जल्दी मिलता नहीं है, मिलता भी है तो महंगा होगा। नाइट्रोजन पूरा इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन। तो इसको इजीली अवेलेबल है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसी को डाला जाता है। कोई अगर पूछे कि क्या हीलियम डाल सकते हैं, क्या क्या नियॉन डाल सकते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ डाल सकते हैं, क्यों डाल सकते हैं, चिप्स का पैकेट में नियॉन, हीलियम ये सब भी डाल सकते हैं, बट नहीं डाला जाता क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं है। फिर वो पैकेट जो 10 रुपये में आता है, वो 10 रुपये का नहीं 50 रुपये का बिकेगा, क्योंकि उसमें नियॉन भी है, और नियॉन को तुम कुछ कर भी नहीं सकते, वो ऐसे भी उड़ जाएगा। हाँ उसमें आलू ज़्यादा रहता है। ये समझ में आ गया स्टेबल गैसेस वाला कहानी? एंटीऑक्सीडेंट वाला सेम है एज अ प्रिजर्वेटिव, लिख लो पूरा।